वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे हामिद खान साहब की। हमारे साथ मौजूद है आसमा जहांगीर साहिबा भी और जनाब लतीफ़ अफरीदी साहब। आसमा जहांगीर साहिबा, मैंने एक डायरेक्ट सवाल पूछना है कि जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आके ये फैसले शुरू कर देता है कि ये इस कंपनी को बिड क्यों दी या इस कंपनी को ये क्यों किया, जैसे F9 पार्क में मैकडोनल्ड्स का, चले मैं नाम ले देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो चेयरमैन CDA भी फारिग हो गया, सेक्रेटरी भी फारिग हो गया। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? यहाँ या रेकोडेक को आप ले लें, या तो कोई फंडामेंटल राइट्स अगर निगेट हुए हो और वहां पे कोर्ट इम्पीड करता है तो वो तो समझ में आती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्क्वालिफिकेशन हो वो समझ में आती है, या उसको अगर किसी ने बाईपास किया हो, अपनी मर्जी से कैसे फैसले हो सकते हैं ये? देखिए मुबशिर साहब, एक सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है 184(2) की जी। यानी कि वो डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, मगर वो ज्यूरिस्डिक्शन भी फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट है और वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की ज्यूरिस्डिक्शन को हमेशा बार ने सपोर्ट किया है। मगर मैंने यहाँ देखा है कि फंडामेंटल राइट से बहुत ज़्यादा आगे बात चली गई है और जो सो मोटो है, सो मोटो में कोई जाके पटिशन नहीं करता, सो मोटो वो खुद सेलेक्टिवली जब वो चाहे ले ले, और जब आप सेलेक्टिवली चीज़ लेते हैं तो माजरत के साथ उसके अंदर बड़ी फिर शक की निगाह से लोग देखते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिसका ताल्लुक या पेटेंट राइट से है और या कॉन्ट्रैक्ट से है, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। और माजरत के साथ वो मसलन एक केस एक मीडिया हाउस का है। अब आप वो देख लें और ऑब्जेक्टिव वकला को बैठा लें दुनिया में कहीं भी हों और बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्या ये फैसले, ये कौन सी फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कर रही है। इसी तरीके से मैंने देखा कि किसी के बेल के मसले आए हैं, उसके अंदर कई और चीज़ें निकाल दी। मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जहाँ तक हो सके और करे ज़रूर करप्शन को रोके, मगर मैं प्रोसेस समझती हूँ कि प्रोसेस होना चाहिए, कानूनी प्रोसेस होना चाहिए और सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बाकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी डिसफंक्शनल है, उसकी गवर्नेंस बड़ी डिसफंक्शनल है, पर बड़े माजरत के साथ मैं अब देख रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की खुद अपनी गवर्नेंस कोई ख़ास नहीं है। और ये सारे वकील आपको बताएंगे कि एक दिन पहले तो हमें पता चलता है कि दूसरे दिन हमारी केस लगा हुआ है। लोगों के स्टे ऑर्डर के केसेस कई कई महीने नहीं लगते हैं। लोग रोज़ आते मेरे पास कम से कम सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा ख्याल है हामिद साहब रहे हैं सदर, वो भी बताएंगे आपको, 50-60 ऐसी एप्लीकेशन सिर्फ यही आती हैं कि जी ह्यूमन राइट्स केस है, हमने कोई 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया है और वो केस नहीं लगा। किसी को कोई पता नहीं होता कि उनके केस आज जब सुने जाएंगे तो कौन से वक्त किस वक्त सुने जाएंगे। तो अपनी गवर्नेंस सुप्रीम कोर्ट ज़रा बेहतर कर दे तो हमारे लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, फिर वो अपनी कर लेगी तो सरकार की भी कर ले बेहतर। लतीफ़ अफरीदी साहब, ये अभी आपने सुना आसमा जहांगीर साहिबा ने जो बात की, बात यही है कि मसलन पूरे पंजाब की हुकूमत 3.5 साल से एक स्टे ऑर्डर पे चल रही है, तो क्या ये जायज़ बात है? असल में हम ये जो सो मोटो पावर्स हैं और एक्शंस हैं, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस कदर सो मोटो जो बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक बातें हों उस पर तो उसका यकीनन फरीज़ा है, लेकिन हर मसले में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और उसके नतीजे में ये होता है कि ऐसे ऐसे बुनियाद जो सुप्रीम कोर्ट के असल केसेस हैं वो फिर पड़े रहते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं। वो एक केस है जो मार्शल असगर खान ने दाखिल किया है, पता नहीं 14 साल से या कितने सालों से वो पड़ा हुआ है। इसी तरह पंजाब हुकूमत का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो हामिद खान साहब फरमाते हैं कि जब तादाद 17 पूरी हो उसके बाद एडहॉक जजेस लिए जाते हैं, यकीनन, लेकिन एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट से बार बार खुसूसन फिर एक और पहलू निकल आता है, वो ये होता है कि ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट की शायद कम ज़रूरत है और जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस साहबान हैं बशमूल चीफ जस्टिस साहब, ये उनकी ज़रूरत है। तो उसकी बजाय ये है कि जजों की तादाद कानून के ज़रिए जो है बढ़ानी चाहिए ताकि एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरत जो है वो न पड़े और असल जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पड़े रहते हैं, ख्वाह वो पंजाब हुकूमत का हो,
ख्वाह वो एयर मार्शल असगर खान का मुकदमा हो, ख्वाह दूसरे बुनियादी मुकदमात हैं, ताकि वो जो हैं वो टाइम पे वक्त पे जो हैं वो फैसला हो और अवाम उसके मुतल्लिक खामखा गैर जरूरी चीमेगोइयां न करें कि सुप्रीम कोर्ट हर मसले में मुदाखलत कर रहा है, सो मोटो पावर इस्तेमाल कर रहा है और असल जो मुकदमात है, असल जो मसले हैं वो वहीं पे रह जाते हैं जहां पर होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो 17 की तादाद है, जो मुकदमात की भरमार है, क्योंकि हर मसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाता है, उसके तहत ये मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मुस्तकिल जजों की तादाद 17 है, उसको मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ाना चाहिए। तो मुझे ये बताएं हामिद खान साहब, बात यह है कि आप हैं माशाल्लाह बड़े वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, शायद हाई कोर्ट में भी आते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो छोटे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हमारा पाला तो लोअर कोर्ट से छोटे नहीं माहिर, नहीं इतनी कसे नफ्सी से काम ना बिल्कुल अपना हमारा और हमारे जैसे वकील हूँ, मैं अपने आप को कोई बड़ा वकील, अल्लाह ताला आपको बड़ा करे जी, अल्लाह आपको और बड़ा करे। अब असल मसला तो लोअर कोर्ट्स में है ना जी, लोगों का, और लोअर कोर्ट्स की करप्शन, उसके मतलब मैं जितना कम अपना मुंह खोलूं उतना बेहतर है, वो आपको भी पता है और वो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। लेकिन क्या बात है कि आप लोग लोअर कोर्ट पे तो जो है कोई इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, वहां पे जजेस की अपनी करप्शन खत्म नहीं कर सकती, अवाम को आपने क्या रिलीफ देना? लोगों को यह लगता है कि आप मखसूस अफराद और मखसूस पार्टीज के खिलाफ अपने एजेंडा पे लगे हुए हैं, यानी मैं अदालतों की बात कर रहा हूं, और बाकी जो आपके साथी हैं वो से बच गए। देखिए ये बात बिल्कुल नहीं है, कोई मखसूस एजेंडा नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ के लिए हैं, हमें ना किसी पार्टी से कुछ सरोकार है ना किसी और से। बात यह है कि नीचे की अदालतों में करप्शन जरूर है और ये अफसोसनाक है, और मेरे नजदीक इनका पहला कोशिश जो होनी चाहिए आला अदलिया की कि वहां से करप्शन खत्म करें, और ये हमने बारहा वकला की तंजीमों ने कहा है कि करप्शन को खत्म करने के लिए सबसे पहले कदम उठाए जाएं। मैं आपसे इस बात पर भी एग्री करता हूं कि दूसरे अदारों में करप्शन खत्म करने से पहले आला अदलिया को मातहत अदालतों में करप्शन खत्म करनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये मेरे नजदीक उनका पहला फर्ज है। आसमा जहांगीर साहबा, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि फैसले जो हैं, अगर आप चाहें तो मैं 2 फैसले कम से कम यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, एक रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स का और एक ये जो अभी इतना मशहूर केस हो रहा है NICL का, जिसमें साबिक वजीर आला पंजाब परवेज अलाई साहब के साहबजादे चौधरी मोनस अलाई को भी उनके भी वारंट इशू हुए हैं। एक तरफ जब केस में देखा कि जहाँ रेंटल पावर कंपनियों से पैसे आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको शाबाश दी, यहाँ पे पूरे पैसे आ गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट शाबाश नहीं दे रहा बल्कि वारंट्स इशू करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, कोर्ट्स जो हैं वो वारंट्स इशू करवा रहे हैं। ये 2 किस्म की एप्लीकेशन क्यों है? देखिए, मैं कोई इंडिविजुअल केस के बारे में कहना मेरा मुनासिब भी नहीं है और ठीक भी नहीं लगता है, और मैं बाय एंड लार्ज, देखिए मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हम जैसे हामिद साहब ने कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत अदारा देखना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल इंसाफ करे और जो माशरे में ख़राबी है उसको पकड़े। मगर ये आपकी बात दुरुस्त है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, मगर बाकियों ने देखा है कि बड़ी सिलेक्टिवली ये चीज़ें होती हैं, और माजरत के साथ ये चाहे जान के ना होती हूँ, मगर परसेप्शन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस परसेप्शन को बनाया गया एक तरीके से, कुछ आपके ही एक सेक्शन ऑफ सहाफ़ी जो इनके लॉबिस्ट किस्म की एक तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं और इस किस्म की बात कर देते हैं आके कि जनाब अगर 2 जज ना हों तो बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ही किसी काबिल नहीं है और यही 2 जज हैं जो कि करप्शन करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये शायद इस परसेप्शन को ज़्यादा आगे बढ़ावा देती हैं। मगर यकीन करें कि हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब तक अदलिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगी हम एक एग्जेक्टिव के साथ नहीं डील कर सकेंगे और एग्जेक्टिव की एक्सेसेस के साथ नहीं डील कर सकेंगे। मगर अगर अदलिया सेलेक्टिव नज़र आएगी, अगर अदलिया वन साइडेड नज़र आएगी, अगर वो फेवरेटिज्म करती हुई नज़र आएगी तो उसका वो अफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। आसमा जी, मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन आपसे ज़रा पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली पॉइंट ब्लैंक मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि अगर कभी नाम आता है वज़ीर आज़म के बेटे का और तो उनको तो फ़ौरन तलब कर लिया जाता है,
लेकिन 20 साल से हुदैबिया का केस चल रहा है, वो चल ही रहा है, उसकी तो पेशी भी नहीं हो रही। मैंने खुद प्रोग्राम में दिखाया हसन नवाज की प्रॉपर्टीज जो लंदन में कई 100 मिलियन पाउंड्स की हैं, मेरे पास अभी भी उनकी डिटेल्स पड़ी हैं, लेकिन उसके ऊपर तो किसी की पेशी नहीं हो रही, तलबी नहीं हो रही। ये तो डिस्पैरिटी तो है ना जी आपके इंसाफ में। देखें, ये बातें जरूर बार में होती हैं। मेरा ये बात करना मुनासिब ना है, ना मैं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें एक तरीके से जो बार एसोसिएशंस हैं, जब हम समझती हैं कि अदलिया ऐसे कोई काम कर रही हैं जो हम समझते हैं कि इनअप्रोप्रिएट है, तो हमारा आवाज़ उठाना बिल्कुल एक जिसे समझती हूँ फ़र्ज़ है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद भी बिहाइंड द सीन्स हमारी डिस्कशंस अदलिया के साथ चलती रहती हैं। ये हमारा एक काम है बार्स का करना, और हम इसको एक बड़े डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल तरीके से करना चाहते हैं। मैंने एक आपसे लास्ट सवाल पूछना है, आपसे, अफरीदी साहब से और हामिद खान साहब से। पहले खान साहब से, क्या जस्टिस रमदे साहब को आपकी नज़र में अपनी एक्सटेंशन लेनी चाहिए? मेरा तो व्यू ये है कि उनको लेनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है। यानी नहीं लेनी चाहिए? हाँ, मेरा ये व्यू है, क्योंकि कंट्रोवर्सी बड़ी इस बात पे बढ़ गई है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जब उन्होंने 13 जजेस का बेंच में चीफ जस्टिस का फैसला किया था, वकला सब ने बड़ा सराहा है। उनका रोल भी जो रहा है वकला मूवमेंट में, वो भी बड़ा काबिल तहसीन है। लेकिन 1 साल उन्होंने काम कर लिया है। अगर मतलब मेरी ओपिनियन मैं अपनी दे रहा हूँ, उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी जो पड़ रही वो अच्छी बात नहीं है। उनके इतने अच्छे रिकॉर्ड के जो पसे मंजर में ये अच्छी नहीं लग रही कि कंट्रोवर्सी वो इतने कंट्रोवर्शियल हो जाए। आमिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लतीफ अफरीदी साहब, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। रमदे साहब को क्या अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए अपनी? नहीं, मैं समझता हूं कि रंदे साहब को अब मजीद एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। उन्हें रिटायर होना चाहिए और कोई अच्छी सी किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो बहुत अच्छे जज रहे हैं। बाज वकला को यकीनन उनसे शाकी हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, फिर उनका डट जाना लायर मूवमेंट में, ये तमाम अच्छी बातें हैं। अब कंट्रोवर्सी बन गई है। मैं भी हामिद खान साहब से एग्री करता हूं कि उन्हें मजीद जो है एक्सटेंशन नहीं लेना चाहिए। लतीफ अफरीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहबा, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। मेरा तो ख्याल है कि रमदे साहब को पहले ही इस रेजोल्यूशन पे पार्टी नहीं होना चाहिए था, उनको नहीं बैठना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने 1 2 बल्कि दो से बहुत ज़्यादा जजमेंट्स अच्छी दी हैं, मगर रमदे साहब का जो एटीट्यूड रहा है वकला की तरफ, मैं उससे बड़ी माजरत के साथ, वो कोई सही नहीं था। और वो लोग भी जो आते थे वहाँ पे उनको ग्राउल करते थे, जो कि बड़ी तकलीफ दे चीज़ थी। बट वी विश हिम बेस्ट, वी होप हिम बेस्ट, we at some point have a lot of affection for him, but we simply do not want him on the bench anymore. Right, thank you very much. आप सुन रहे थे बातें आसमा जहांगीर साहिबा की, और उनसे पहले हामिद खान साहब की और लतीफ़ अफरीदी साहब के। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तीनों बड़े मायानाज बैरिस्टर्स हैं। इनका बड़ा रोब है, नाम है इनका, यानी अदलिया के अंदर भी और ऐवाने अदलिया में भी, मैं यही कह सकता हूँ। जब हम एक ब्रेक से आएंगे तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस हमने डिस्कस करना है, चौधरी मोनस अलाई का और NICL के हवाले से। और कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। क्योंकि एक केस अदालत के अंदर चल रहा है, तो मैं वो सब जुडिस तो नहीं मैं बात करना चाहता, इसलिए ना मैंने चौधरी मोनस के वकील को बुलाया, ना उनके मुखालिफ वकील को बुलाया। मैंने एक सेपरेट माहिर कानूनदान को, बैरिस्टर इत्तेशाम को दावत दी है, तकलीफ दी है कि वो आएँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसलिए भी उनका कायल हूँ कि उनका एक लीगल अफेयर से प्रोग्राम भी होता है, इंसाफ दो। आप भी जब ब्रेक से आएंगे तो आपको पता चलेगा चौधरी मोनस अलाई केस में हकाइक क्या है। टेक अ ब्रेक।